तारुफ करा देते हैं। अश्विनी साई जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कार्तिकेय सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यश भारती जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी साई जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। आप पर लगातार ये आरोप लग रहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, संसद विपक्ष से विहीन करने की साजिश रची जा रही है। आखिर कब तक? योगेश जी, आज के पहले इस सत्र के पहले इस पूरे सदन में इतनी बड़ी अनुशासनहीनता कभी देखने को नहीं मिली। अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा यहां तक आ गई कि सदन के माननीय सदस्य जाकर ये कहने लगे कि हमें भी निलंबित करो भाई, सभापति जी हमें भी निलंबित करिए। 18 से 25 लाख लोगों की नुमाइंदगी करने वाले माननीय सदस्य लोगों को देश में इतने महत्वपूर्ण बिल पास किए जा रहे थे जिसकी मुखालफत आज अभी खड़गे साहब आपने सुनाया कर रहे थे एक सभा में। वहां उन कुछ सांसदों को नहीं समझ में आया कि वहां पर रहकर आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव वाले ये बिल हैं, ये कानून बनेंगे, ये अंग्रेजों के, खैर छोड़िए, ये लोग अंग्रेजों के बिल से ओतप्रोत थे, ये लोग वो लागू रखना चाहते थे आईपीसी 1860 का। अब हम लोगों ने अपना कानून लगाया है, बनाया है, तो उसके लिए विरोध करेंगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मगर उसका कम से कम चर्चा तो कर लेते, कोई कमी होती तो बता देते। तो वहां खड़े होकर कह रहे हैं हमको भी निलंबित किया जाए, वहां पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं समझी लोगों ने। दूसरी बात, राहुल गांधी जी का भाषण आपने अभी सुनाया, 2-3 युवक आए, कूद गए। पहली बात कि वो अंदर कैसे आए, प्रश्न अच्छा है। देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और आप विपक्ष के नेता हैं, बड़े पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं आप, भले ही आपकी पार्टी गैर जिम्मेदार रही हो, उसकी बात नहीं है, मगर ये सवाल है, सुरक्षा का ब्रीच हुआ है, हम मानते हैं। हमने यूएपीए में उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की है और उनके घर तक खोदकर किस तरीके से पश्चिम बंगाल टीएमसी से नाता निकल रहा है, कर्नाटक से गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपने कार्रवाई की बात कही, आपने कहा कि आपने जांच कमेटी का गठन कर दिया। विपक्ष क्या मन कर रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री सदन में आ जाए और मामले पर 2 शब्द कह दें? कहां पर समस्या आ रही थी? बस योगेश जी, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए और सारी चीजों का जवाब जो मन में आपके आ रहा होगा लगभग आप आ जाएंगे। गिरफ्तारियां हो रही हैं कर्नाटक से लेकर यहां तक, गंभीर है। कंसोर्टियम, माननीय सभापति जी होते हैं, उन्होंने कहा कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि सचिवालय का मामला होता है और कार्रवाई हो रही है। 15-20 दिन का जो समय है उसमें जांच में लगेगा और कठोर कार्रवाई होगी, चाहे पास देने वाला हो चाहे कूदने वाला हो, जो दोषी पाया जाता है सबके खिलाफ लगभग जांच चल रही है। सदन में नेता अगर नहीं रहते हैं, नेता होते हैं प्रधानमंत्री, तो उपनेता की जगह रहती है, वो नेता की जगह काम करते हैं। माननीय राजनाथ जी उपनेता हैं, उन्होंने बयान दिया था योगेश जी, और उस बयान पर अगर सदन को भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं है, इन लोगों की अपनी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री से ही बयान लेना चाहते हैं तो इन लोगों की बाध्यता पर हम नहीं आएंगे। सदन में उपनेता उन्होंने दिया। और आखिरी लाइन में कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। राहुल जी को मैं कहना चाहता हूं, राहुल जी, 5 मई 1994 को भी एक घटना हुई, प्रेमपाल सम्राट कूद गया। 24 अगस्त 94 को भी घटना हुई, मनमोहन पाठक कूद गया, नारे लगाया। भाई आपने क्या किया? कौन सी घटना थी? किस चीज से ओतप्रोत थे? किसने उसका पास बनवाया था? आपने क्या जांच कराया? आपकी सरकार थी, आपने कोई जांच नहीं कराया। उनको तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री मुकुल वासनिक जी, जो इनके नेता आज भी हैं, उन्होंने क्षमा करते हुए छोड़ दिया। यह गंभीरता उस समय थी। अब दूसरी गंभीरता है, यूएपीए में जांच हो रही है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। योगेश जी, अंतर इतना है। दो और एक लाइन और बात, 2 युवक थे 1978 20 दिसंबर, जहाज को अपहरण करके ले गए क्योंकि संजय गांधी से मुकदमे वापस कराने थे और इंदिरा गांधी से मुकदमे वापस कराने थे। तो उन लोगों ने, भोला पांडे और देवेंद्र पांडे, कांग्रेस ने उन दोनों को टिकट की बात में कहेंगे, आप टिकट भी दे दिया कांग्रेस ने। हाँ, हमें मालूम था कि आप यही कहेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपने इतिहास का जिक्र किया, इतिहास पर टिकट चाहते हैं थोड़ी देर, एक कभी लेते हैं। ठीक है अश्विनी साहब, जाते हैं आपके पास से। कार्तिकेय जी, लगातार जिस तरीके से आप सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, सवाल जायज है, लेकिन बीजेपी लगातार इस बात का हवाला दे रही है कि 15 दिन का इंतजार करना चाहिए था। अब तो मामला रही नहीं गया सुरक्षा में सेंध का मामला,
अब तो उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। अब तो मामला आ गया मान और सम्मान का कि किसने सम्मान दिया और किसने अपमान किया। योगेश जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, बड़ा स्पष्ट था जब 13 दिसंबर को ये घटना हुई है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथ समस्त विपक्षी दलों ने एक ही मांग करी थी कि क्योंकि सुरक्षा की जो बात है, चाहे वो पैरामिलिट्री हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो इंटेलिजेंस है, वो सब गृह मंत्रालय का अधीन आता है, तो गृह मंत्री को जवाब दे देना चाहिए था। गृह मंत्री, शीतकालीन सत्र शुरू होता है, जब इनको बड़े बड़े भाषण देने होते हैं, संसद में खड़े होकर के झूठ बोलना होता है, नेहरू जी के बारे में झूठ बोलना होता है, तो गृह मंत्री सामने आ जाते हैं। भाई, ऐसे डरने की क्या बात हो गई थी? इनको अभी संसद के सत्र की बड़ी फिक्र पड़ रही है। अगर इतनी फिक्र थी तो 14 तारीख को अमित शाह जी आते, वो बोल देते। उनको भी दिक्कत थी, प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ रैलियों में बोलते हैं। अभी प्रधानमंत्री से पूछे, शीतकालीन सत्र चल रहा है, देश प्रधानमंत्री कहां पर है, वो आकर के अपनी बातों को स्पष्ट कर देते। अश्विनी शाही जी बड़े मतलब इस चीज से तो माहिर है कि देश को कैसे बरगला देते हैं। इनसे पूछे 15 दिन की आपकी जांच चल रही है ना, चलिए मान लेते हैं, तो जितने लोग सिक्योरिटी में थे उस समय, उनको किस आधार पर आपने सस्पेंड कर दिया? जो 4 स्तरीय सिक्योरिटी में जो लोग थे, उनको आपने किस आधार पर सस्पेंड कर दिया? किसने बताया था कि इनकी गलती, इनको सस्पेंड कर रहे हैं? और इतनी चिंता थी आपको तो प्रताप सिन्हा को क्यों नहीं किया? भाई, पहली बड़ा क्लियर है ना, अगर मैं किसी को पास दे रहा हूं तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है ना, मैं किसको दे रहा हूं? आतंकवादी है, चोर है, डकैत है, कौन है? तो आप अपने सांसद पे तो कार्रवाई कर नहीं पाते हैं। इन सारे सवालों से डर करके आप ठीक है, अश्विनी साई जी से आप ये सवाल कर रहे हैं, जवाब अश्विनी साई जी देंगे, लेकिन कार्तिकी जी सवाल यहाँ पर एक और खड़ा हो जा रहा है। आपका प्रश्न जायज है कि जिस सांसद के माध्यम से वो लोग अंदर गए, उसे पूछताछ होनी चाहिए, हो भी रही है, और उस पर भी कार्रवाई करने की आप बात कर रहे हैं। लेकिन निलंबन का जो आप सवाल उठा रहे हैं, निलंबन को लेकर के, किसने आपको इजाजत, आपको मतलब सांसदों को किसने इजाजत दी है कि वे वेल पर पहुंचे और वहां पर पर्चियों को फाड़ करके उड़ाए, हवा में उड़ाए? जनता आपको पर्चों को फाड़ करके हवा में उड़ाने के लिए सदन के अंदर नहीं भेजती है। जनता भेजती है सदन के अंदर इसलिए ताकि उनके मुद्दों को उठा सके, उनकी आवाज आप बन सके। तो हाँ, बहुत से अच्छा आपने जनता की बात की। जनता किस लिए चुन के भेजती है अपने नुमाइंदे? ताकि अपनी बात को पहुंचा पाए। बात को कैसे पहुंचा पाए हम? संसद में स्पीकर के माध्यम से या चेयरमैन के माध्यम से। जब सरकार सुनने को ही तैयार नहीं है, इतनी गूंगी और बहरे सरकार हो जाती, जब भी जनता से जुड़े मुद्दे आते तो ये सरकार गूंगी बहरी हो जाती है, उस पर बोलने को तैयार ही नहीं होते। तो किस तरीके से अपनी बात को हम कैसे पहुंचाएं उनके तक? हमको तो ये समझना चाहिए ना। उसके बाद आप कहने लगे कि भाई हमें भी निलंबित करिए, हमें भी निलंबित करिए। अब तो जानबूझ करके सांसद कह रहे हैं हमें निलंबित करिए, वो बिल पे जा रहे हैं, किस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। मैं उसका आधार बता दे रहा हूँ क्यों बोला जा रहा है। जिस संसद में बैठ करके हमारे माइक म्यूट कर दिए जाते हो, हमारे नेता राहुल गांधी जी बोलते हैं, उनको स्क्रीन का टाइम उनका कम कर दिया जाता है, इधर उधर बार बार स्पीकर पे या सरकार के नुमाइंदों को दिखाया जाता हो, उस समय तो बोलेंगे। और योगेश जी, बड़ी बड़ी इसको समझनी चाहिए, बड़ी शर्म की भी बात है कि आप बता सचिवालय की बात कर रहे हो कि आपको राज्यसभा लोकसभा सचिवालय से कौन से सांसद निलंबित हो रहे हैं। डीएमके का सांसद चेन्नई में बैठा था, उनको सस्पेंड कर दिया गया, तो आंख बंद करके तो सस्पेंशन हो रहा है इनकी तरफ से। तो इसीलिए तो बोलना पड़ रहा है ना कि भाई हमें भी सस्पेंड कर दो, जब हमको अपनी बातें रखनी ही नहीं है। और इस हालात तक देश को ला दिया है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की कौन सी जाति धर्म होती है? किसने अपने पद पे रहते हुए अपनी जाति धर्म की बात करी थी? और ये वो लोग हैं जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो बोल दिया, उनके सम्मान में दिखा रहे थे कि हम 1 घंटा आपके सम्मान में खड़े रहेंगे। 700 किसान थे, बहुत सारे जाट भाई थे, किसी के पति थे, किसी के भाई थे, किसी के दोस्त थे, किसी का बेटा था। उस समय आपने 2 मिनट कभी संसद में खड़े होकर मौन दिया था? सिर्फ जातिगत आपको भ्रम फैलाना है, नाटक के अलावा कुछ नहीं करना है। एक उपराष्ट्रपति को बैठ करके राज्यसभा में यह बताना पड़ जाए कि मेरी जाति का मजाक बनाया गया, ये तो बड़ी गजब की बात है। कितने हाथ से व्यंग्यकार कवि होते हैं, कितनों की मिमिक्री होती है, किसी ने नहीं बताया। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं खड़े होकर के, अभी मैं इनको उनका भी वीडियो दिखा दूंगा, जो इनके नड्डा जी इनके अध्यक्ष है, किस तरीके आपके पास आए कमेंट से पहले या शांति जी से ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। या शांति जी, जिस तरीके से विपक्ष में टकराव की स्थिति बनी हुई थी, आपस में ही एक दूसरे में खींचतान दिख रही थी, अब ये पूरा मामला सामने आया है, विपक्ष को एकजुट होने का मौका मिला है। क्या आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है, मजबूती विपक्ष को मिलेगी? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि आप लोगों को जिस तरीके से सवाल के माध्यम से आप सत्ता पक्ष को घेर रहे थे, आपको निलंबित किया गया, आपके सांसदों को निलंबित किया गया, देश में एक माहौल बना हुआ था, हो सकता था आपको आपके प्रति सांत्वना बनती, लेकिन आपने मिमिक्री, अपने आर्ट दिखा के, कला का प्रदर्शन करके, ये नहीं आपको लगता कि आपने खुद ही गड्ढा खोद दिया अपने लिए? तो 2 बातें हैं, हमें कोई बहाना नहीं मिला, हम बहाना नहीं हो रहे, ये वास्तविकता है। चर्चा जो हम करना चाहते हैं, हम तो चर्चा की बात कर रहे थे ना।
हम तो कह रहे हैं ना, केंद्रीय मंत्री आए और बयान दें, गृह मंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, बयान दें। हम तो चर्चा की बात कर रहे हैं। चर्चा से भाग कौन रहा है? चर्चा से वो लोग भाग रहे हैं जो पत्रकारों के सवाल से भाग रहे हैं लगातार, जो जनता की बातों का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, जो जनता की सामने न आते नहीं, केवल एक तरफा बात करके चले जाते हैं। मन की बात रेडियो से करते हैं लेकिन दिखते टीवी पे हैं। ये वो लोग हैं जो जनता के सामने नहीं आना चाह रहे, छुपे हुए हैं पर्दे के पीछे। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने तमाम उदाहरण बताए कि पीछे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो जब पीछे हुआ था तब आप भी तो सदन में थे, आपके लोग भी तो सदन में थे, क्यों नहीं सवाल उठाया? सत्ता में आप भी रहे थे, उन सब चीजों को क्यों नहीं? सिक्योरिटी में चूक हुई, आपने खुद ने स्वीकार किया। पिछली बार भी 13 दिसंबर में आपके रहते चूक हुई थी, इस बार भी 13 दिसंबर में आपके रहते चूक हुई है। हम कहाँ से शुरू हुए, कहाँ खत्म हुए? क्या लगातार हम चूक की बात करते रहेंगे? ये गंभीर विषय नहीं है। लगभग 150 लोग, 150 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वहां बैठे हैं। अगर उनकी सुरक्षा में चूक हो रही है, हम बेहतर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बेहतर सुरक्षा उपकरणों की बात कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर ये चूक हो रही है तो ये बताता है कि हमारी सीमाएं कितनी सुरक्षित होंगी। बड़े बड़े सौदों की बात चल रही है, विमान सौदों की बात चल रही है, रक्षा सौदों की बात चल रही है, तो उन सौदों में कितने बड़े घपले होंगे ये साबित करता है कि ठीक से स्कैनर काम नहीं कर रहे पार्लियामेंट के लिए, नया भवन बनाया गया कर तमाम पैसा खर्च करके। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिस भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यालय में रक्षा सौदे की दलाली करते हुए पकड़ा गया और सजा पा चुका है। ये रक्षा करने में असमर्थ है, ये बात इनको स्वीकार करनी चाहिए। ये ना देश की सुरक्षा कर सकते हैं, ना देश के प्रतिनिधियों की सुरक्षा कर सकते हैं। ये केवल अपनी मनमानी और संख्या बल पे दादागिरी कर सकते हैं। जो बिल पास करने का काम करना चाहते हैं, ठीक है, ये आरोप आप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन सवाल ये उठता है कि शीतकालीन सत्र तो समाप्त हो गया है, ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा आगे? ये संघर्ष तो न्याय और सत्य का है ना। तो न्याय की लड़ाई है, सत्य की लड़ाई है। ये जो रक्षा सौदे में दलाली करते हैं अपने प्रमुख कार्यालय में बैठ करके, उनकी दलाली पे लगातार हम बात करते हैं। फाइटर प्लेन पे ये जो चुनाव आते चौकीदार बन जाएंगे और बाकी समय चौकीदारी चोरी करेंगे। तो ये उनको पर्दाफाश करने के लिए, जनता के बीच में सत्यता लाने के लिए, न्याय की बात करने की हम बात कर रहे हैं। ये अगर सही अपनी सही बात रखें, नाकामी को स्वीकार करें। अभी जो बात हो रही थी भाई, पास आपके सांसद ने जारी किया है, यही अगर किसी विपक्ष के नेता ने और गलती से किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति होता तो आप देते। प्रज्ञा ठाकुर को कितना प्रताड़ित बताया उन्होंने, कितना पीड़ित बताया, क्या क्या बात करी, और उनकी उपलब्धि क्या है प्रज्ञा ठाकुर की सांसद रहते हुए, कौन सा बेहतर काम करके दिखाया उन्होंने। 5 साल की उपलब्धि बता दें, अब तो हो गए लगभग 5 साल। तो ऐसे लोगों को ये चुन करके, जिनपे आतंकवाद के मुकदमे चल रहे हो, गंभीर मामलों में अपराध चल रहे हैं, उनको ये वहां संसद में बैठे, जहाँ न्याय का मंदिर हम कह सकते हैं जिसको, जहाँ नियम कानून बनते हैं, लोगों को विश्वास होता है कि हमारे हक के अधिकार के बात बनेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर ये मनु महाराज को बैठा देते हैं, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की चिंता नहीं होती। मध्य प्रदेश विधानसभा में ये प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री को हटा करके बाबा साहब को लाने का ढोंग कर, तो ये केवल इवेंट वाली सरकार है। हर चीज का इवेंट करना चाहती है, ढोंग करना चाहती है और अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है। ठीक है यश भारती जी। अश्विनी साई जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा किया कार्तिकी जी ने कि उपराष्ट्रपति को अपनी जाति बतानी पड़ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद कहते हैं कि देश में केवल 4 ही जाति है, बाकी कोई जाति ही नहीं, कोई धर्म ही नहीं, अधर्म है। अगर धर्म को लेकर के हम जिक्र करें, उन्होंने गरीबी का जिक्र किया। इसके साथ ही जगदीप धनखड़ जी कह रहे हैं कि उन्होंने हमारा अपमान किया, किसान का अपमान किया। कैसे? अरे योगेश भाई, ये जो दोनों भाई हमारे बैठे हैं, इनकी पार्टियां, ये लोग जातिगत जनगणना की मांग करते हैं और माननीय उपराष्ट्रपति ने कह दिया जाति के तो मिर्ची लग गई। यही लोग तो जातिगत जनगणना की मांग करते हैं, उन्होंने जात बता दिया तो विरोध करने लगे। यानी कि सवाल उन्होंने इसलिए करा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि कोई जाति नहीं है ना, जाति तो केवल 4 जातियां हैं। मोदी जी तो कहते हैं जो भाषा है कि मिर्ची लग गई, मिर्ची इनको कहाँ लगी है ये तो दिख रहा है। मिर्ची इनको लगी है और कहाँ लगी है जनता को दिख रहा है। मैंने तो बीच में नहीं बोला, अगर आप बोल रहे हैं तो फिर अभी आपका मौका आएगा, फिर आप भी नहीं बोल पाएंगे। हमारे टीवी चैनल में मिर्ची लग गई, एकदम जो है हमारी टीवी चैनल पर ये सड़क छाप भाषा आप लोग होंगे भाई। सड़क छाप तो समाजवादी पार्टी के गुंडे होते हैं। ये सड़क छाप भाषा है कि मिर्ची लग गई, गुंडे बोलते हैं। आप मुझे ये दिख रहा है ना मिर्ची किसको लगी और कहाँ लगी। यश भारती पुरस्कार लेते रहे और कहाँ लगी ये दिख रहा है। भाषा ना समझाएं, भाषा समझाना अखिलेश यादव को समझाएं, जो अपने चाचा को अपने बाप को बेइज्जत करते रहते हैं।
अमित शाह माइक आपका छीनते तड़ीपार है, रक्षा सौदे में आप लोग दलाली मत आप करो, मत समझाइए आपके प्रमुख समझाइए मत। कार्यालय में आपका ये राष्ट्रीय बीच में अध्यक्ष जो रक्षा है सौदे में ये दलाली कौन सी करे, चीज है जो यही बीच तो में बोल आपकी रहे हैं? राष्ट्रभक्ति है, इतने संस्कार यही तो आपको आपकी आपकी पार्टी ने राष्ट्रभक्ति नहीं है। सिखाया है संस्कार कि मत कहीं अगर बताइए, चर्चा संस्कार मत करिए तो बीच में बताइए। नहीं बोलना चाहिए। आपके विधायक बीच में आपके बोलने मुख्य वाले को बलात्कार क्या में जा कहते रहे हैं? हैं। बीच वाला कहते हैं। इसलिए आप बीच वाला ना बने तो ज्यादा अच्छा है। नहीं बीच शांति में से किसके सुने बीच हमारी में बात। बोले भाई? बोलने के मेरे लिए बीच में बुलाए, यहाँ बोल रहे हैं बीच आप, में क्यों नहीं है, बोल यहाँ रहे हैं बोलने भाई? के लिए बुलाए। क्यों बोल रहे हैं? आप गलत अगर मेरा बोलेंगे तो समय है आपको तो आप क्यों टोका बोल रहे जाएगा। हैं? आप नहीं नहीं, गलत क्यों बोलेंगे, टोका गलत जाएगा? भाषा का प्रयोग करेंगे तो टोका गलत जाएगा। भाषा का प्रयोग आपने झूठ बोला, इतना दुनिया को झूठ समझाया, हमने टोका? अपने अरे समय पर बोलिए। और झूठे आप चौकीदारों के बारे या में ना बताएं, पहले जो चुनाव पहली आते ही बार चौकीदार टोटी बन चोरों जाते की हैं। पार्टी के लोग यही करेंगे। टोटी चोरों के क्यों पार्टी के लोग यही आप करेंगे। क्यों शांत रहिए। टोटी आपके घर की चोर टोटी चुराई है? नहीं आप सुनील अपने साहब घर घर की का टोटी टोटी चुराई है, चोरों ने प्रमाणित कर लगाई नहीं पाया है, आप? टोटी चोरों ने नहीं मौका लगाई मिला है। तो प्रमाणित टोटी कर सुनील साहब पाया? चोरों ने किसी को पास पर्सनल किया टिप्पणी है। नहीं। टोटी चोर, मौका मिला तो टोटी प्रमाणित कर चोर, पाया आप? अरे रक्षा शब्दों सौदे की में मर्यादा दलाली रखिए। करने वाले, तो देश की सुनील रक्षा साहब जी टोटी को के जरा सौदे एक की सेकंड दलाली दीजिए। ये कर ली टोटी हो, सुनील चोरों साहब की जी रुकिए पार्टी एक के सेकंड वो लोग लोग रुकिए उदाहरण एक राष्ट्रभक्त लें। होने की बातें या ये करते हैं। टोटी यस चोरों वाले भारती जी पार्टी के रुकिए। ना बोले भारती भाई। जी आ रहे हैं आपके पास, जो भारती जी आपके जो पास आ रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। गोमती का नहीं योगेश शाहिद योगेश जी को जी, मैं अब किसी इनसे के शाहिद पहले जी बीच को में एक नहीं मिनट प्रमाणित लेके बोलता, कर आप ही आइए। लोग लीजिए, बोलेंगे। शाहिद जी बताइए को कि दो कौन मिनट सी पे लेके टोटी आइए। चोरी हुई और शाहिद जी कहाँ एक से सेकंड हुई? रुकिए, योगेश जी जो यस भारती जी बोलेगा वो नहीं भारती जी सुनेगा। एक योगेश जी, सेकंड रुकिए। भारती जी एक जो सेकंड योगेश बोलेगा भारती जी जी, एक सुनेगा। सेकंड। नहीं आप रुकने का उसको सवाल नहीं, अब तो उसकी सीधा औकात सवाल है। बताई जाएगी। ये प्रमाणित जो करके बताएं कि बोलेगा टोटी उसको कहाँ से उसकी चोरी हुई। औकात बताई जाएगी। मैं अरे किसी के बीच में रक्षा नहीं सौदों बोला। के दलाल, रक्षा जो सौदे की चोरी बोलेगा उसकी करने वाले टोटी हमको चुरा टोटी कर की बात कराएं। गोमती प्रमाणित नदी के बताइए, किनारे का प्रमाणित घोटाला करके प्रमाणित फाउंटेन खा गए, प्रमाणित करोड़ों बताइए, रुपए का प्रमाणित जेपीसी का बताइए। घोटाला, सब अरे चोरों की प्रमाणित पार्टी। एक बताइए, मास्टर के बेटे के प्रमाणित पास आज बताइए। करोड़ों की सजा संपत्ति हुई कहां से किसी आ को? गई? ये उस आपके पार्टी के राष्ट्रीय लोग अध्यक्ष को हैं। तो सजा हुई ये है। उस पार्टी के लोग हैं जो अपने बाप को भी इज्जत आपके करते हैं राष्ट्रीय मंच अध्यक्ष को पर। तो, अरे नहीं नहीं आपके आप रुक खुले जाइए, राष्ट्रीय मंच आप अध्यक्ष पर रुक को जाइए, नहीं सजा हुई यस बोलते है। हैं। रुक जाइए भाई। खुले शाहिद जी मंच पर रुकिए, टोटी शाहिद जी चोरों की रुकिए, पार्टी है शाहिद जी ये। रुकिए एक सेकंड। भारती जी आप भी रुकिए, भारती जी आप भी रुकिए, भारती जी एक सेकंड रुकिए। शाहिद जी सवाल ये उठा है, देखिए लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, मान सम्मान अपमान का किसने क्या किया वो सब जनता देख रही है बहरहाल। लेकिन ये जो दरअसल मिमिक्री आर्ट का हम जिक्र करें, किसी को कुछ बोलने का सदन के अंदर जिक्र करें, पहली दफा नहीं हुआ है। इसका हमने पहले भी जिक्र किया कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उनको चमेली तक सदन में बोल दिया गया था, फिरोज गांधी को लैपटॉप तक बोल दिया गया था सदन में। तत्कालीन जो गृह मंत्री थे किस तरीके से उस दौरान वहां उनके ऊपर आरोप लगे थे तमाम तरीके की। और इसके पहले भी जवाहरलाल नेहरू को भी तमाम तरीके की बातें बोली गई है सदन के अंदर ही, वो प्रधानमंत्री थे। राम मनोहर लोहिया ने उनको किस तरीके से कहा कि आपके दादा जो थे वो अंग्रेजों के चपरासी थे, मुगलों के चपरासी थे। उन्होंने कभी नहीं कहा इन सभी ने कि मेरा अपमान हुआ। उन्होंने उसका उसी तरीके से सदन के अंदर खड़े होकर के जवाब दिया। लेकिन एक तरफ जहां आप ही खुद कह रहे हैं कि कोई जाति नहीं है हमारे नजरों में, जाति को हम बांटना नहीं चाहते, आपस में किसी को लड़ाना नहीं चाहते हैं, तो आखिर अब ये जाति का जिक्र कैसे आ रहा है कि जाति का समुदाय का अपमान हो गया, जाट समुदाय के साथ किसानों का अपमान हो गया। और विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर के कह रहा है कि किसान जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तब आप साहब कहां थे? जब अभी बेटियां जो खिलाड़ियां हैं वो जाट समुदाय से आती हैं, वो प्रदर्शन कर रही थी, कितना बड़ा संगीन आरोप लगा रही थी, तब आप कहां थे? तब कोई आवाज नहीं निकल रही थी। योगेश जी अगर सवाल खत्म हो गया हो और बीच में कोई ना बोले, हाँ, नहीं तो फिर से बहस डिटेल होती नहीं है आप बोलिए, और लोगों को औकात बतानी बस पड़ती है। मैं नहीं करना चाहता। हाँ आप बोलिए, नहीं, मैं आपको किसी पूरा के मौका बीच है, में आप नहीं बोलिए, उसके बोलता बाद हूँ, जो आपके बीच में पास। बोलता है उसको औकात बतानी पड़ती है उसकी। देखिए मैं ये नहीं, कहना ठीक है, आप चाहता शुरू हूँ करिए। कि बहुत ही दोहरा मापदंड अभी कार्तिकेय जी ने उठाया, सपा के वक्त देता हूं। बार बार इन लोगों ने उठाया, बाकी चीजें भूल गए। इन्होंने उठाया कि अगर जिसने पास बनाया उससे क्यों नहीं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। तो मैंने स्पष्ट रूप से पहले भी बता दिया, अगर शायद न सुना हो कार्तिकेय जी ने तो मैं फिर से बता दूं कि उनके ऊपर भी एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनसे भी सवाल जवाब हुआ है और उस जो समय है उसमें सबके सामने आएगा। लेकिन मैंने जो 94 का मुद्दा उठाया, उसमें जिसने पास बनवाया था उससे क्या पूछताछ हुई? क्या वो संसद था या रामलीला मैदान के ग्राउंड में वो लोग कूदे थे? वो क्या उस समय आतंकी थे, बदमाश थे, चोर थे या भटके हुए लोग थे, बेरोजगार थे? किसी को देश को बताया नहीं, माफ कर दिया गया, उस पर कोई सवाल नहीं कहीं होता है। कितना दोहरा मापदंड है। और आज जब लेकिन यहाँ पर हम इतिहास के पन्नों को पलट करके वर्तमान को नहीं, हाँ नहीं आप आगे बोल रहे हैं, इतिहास के पन्नों को पलट करके वर्तमान को नहीं सुधार सकते ना। वर्तमान पर आप सुनिए तो, अब आप योगेश भाई आप भी, वर्तमान पर जो है जब जांच हो रही है यूएपीए के तहत, यानी कि आतंकी घटना मानकर हम जांच कर रहे हैं, तो किसी को नहीं छोड़ने वाले। 15 दिन का इंतजार करते। उपनेता ने बोला है, पिछला आपने क्या किया था, आप सबक लेते। और हमारे कार्तिकेय भाई ने कहा आपके लोग उस समय थे। भाई हमारे लोग थे, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार थी,
आपने क्या किया, क्यों छोड़ा देश को, बताइए ना। माननीय मनमोहन सिंह जी का सुरक्षा गार्ड रिवॉल्वर लेकर चला गया सदन में उनको छोड़ने, क्या किया आपने? आपने कुछ किया मनमोहन सिंह जी के खिलाफ किया या उनके सुरक्षा गार्ड के खिलाफ किया? कुछ नहीं किया आप लोगों ने, वो सदन में घुसा था। और तीसरी बात, आपने कहा निलंबन कैसे कर दिया। प्रथम दृष्टया अगर सुरक्षा में चूक हुई है, इसको सरकार सचिवालय ने माना है, इसको सरकार ने भी माना है, तो जो लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे, सुरक्षा कर्मी के ऊपर ही पहली गाज गिरती है, उनको उनके पद से हटाया जाएगा, फिर जांच होगी। ये एक नियम है, इस नियम को कार्तिकेय भाई थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद अब आइए योगेश भाई, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। आपने कहा कि पहले भी लोगों के मजाक उड़ाए जाते थे। भाई पहले तो बहुत कुछ होता था। पहले खड़गे साहब की तरह जगजीवन राम जी ये थोड़े कहते थे कि हम दलित हैं, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। कर्नाटक में जाकर क्या करते, अभी कर्नाटक विधानसभा में एक व्यक्ति, देखिए याद आ गया कर्नाटक के नाम पर, बिना विधायक होते हुए सदन में कई घंटे बैठा रहा। क्या किया इन लोगों ने, जरा बता दें हमको। कार्तिकेय जी इन्हीं की सरकार है वहां ठीक है, आप उस पर सवाल उठाएंगे, मैं कह रहा हूँ वो सवाल आपके जायज हैं। और इतिहास में मैंने इसलिए इतिहास को मैं इसलिए गया क्योंकि आप इतिहास को पढ़ने शुरू किए। आपने कहा कि तब ये नहीं हुआ करता था, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कभी ये नहीं कहते थे कि जाति पर आप वोट दीजिए। अगर हम आपकी जाति से आते हैं, वो खुद जब चुनावी प्रचार करने जाते थे तो उन्होंने कहा कि हम किसी जाति समुदाय से आते हैं, जाति बहुल जाति क्षेत्र है, तो मना कर देते थे हम वहां पर चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे। भाई अगर आप तो उन पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। एक 2 बार अपमान हुआ, बताइए किसी महामहिम का अपमान हुआ? अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी कहा, राष्ट्र इस समय जो है क्या कहते हैं राष्ट्रपति जी को, इतना स्लिप ऑफ टंग नहीं होता। पत्नी और पत्नी लिंग का कार्तिकेय जी से जवाब ले लेते हैं। कार्तिकेय जी। जी योगेश जी, देखिए मैं इनको दोहरा मापदंड समझा देता हूँ। छत्तीसगढ़ का चुनाव था, प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी सिर्फ एक जाति है, मैं गरीबी को जाति मानता हूँ। अगले दिन तेलंगाना पहुंचे, दलितों से लेकर ओबीसी से लेकर तमाम जातियां गिना दी, यहाँ तक कि कहा कि आप हमें वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हम आपको तेलंगाना का पहला दलित मुख्यमंत्री दे देंगे। ये बोलने वाले कोई नहीं, देश के प्रधानमंत्री थे। इसलिए मैंने शुरुआत में बड़ी स्पष्टता के साथ कह दिया था कि जब आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, या आप वो सब छोड़िए, जब आप संसद की चेयर पे बैठे होते तो आपकी कोई जाति नहीं होती है। मैं इसलिए कहा कि राष्ट्रपति अगर इतने आहत हो गए तो कल ही जाटों की बेटी है ना, बिरादरी की बात कर रहे हैं ना, बेचारी ने अपना सपना छोड़ दिया क्योंकि इनका एक सांसद जिसके खिलाफ साबित हो गया, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पे हंस रहे हैं, देश को कार्तिकेय जी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, ठीक है, आपने कहा बीजेपी खुद कहती है जाति को लेकर के हम नहीं चलते हैं, लेकिन जाति जनगणना को लेकर के आप जिस तरीके से मुखर हो रहे हैं, तब तो शाही जी कह रहे हैं आपको खुश होना चाहिए इस मुद्दे पर कि भाई अब तो कम से कम कोई तो है ऐसा जो जाति को लेकर के समर्थन करता नजर आ रहा है, जाति को लेकर के आवाज उठा रहा है। योगेश जी, इससे पहले आपने कब देखा होगा देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने, जब कांग्रेस की सरकार हुई हो, या देश के प्रधानमंत्री ने किसी भी चुनावी सभा, हमारे प्रधानमंत्री तो बताते भी अपने आप को ओबीसी है, किसी विधानसभा में जाकर के बोला हो या किसी लोकसभा के चुनाव में या संसद के अंदर बोला हो कि मेरी ये जाति, आप मुझे बता दीजिए। और ये अश्विनी शाही जी भाजपा के प्रवक्ता है ना, तो आज ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना नहीं कराने वाली, कभी भी नहीं करा पाएगी, ये बोल दे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है ना, यहाँ पे बोल दे हम रोहिणी कमीशन के अनुसार कराएंगे, जरूर कराएंगे, लेकिन उसमें रोहिणी कमीशन के हिसाब से 2633 जातियों में जो 1633 जो नहीं मिला कराएंगे। और अब मैं ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत है, मैं यही इसी चर्चा के माध्यम से योगेश जी ये बताना चाहता है, ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत है, देश देख ले। अपनी बात पे एक ही आधे घंटे के अंदर पलटी मार दी इन्होंने। तीसरी बात, ये 94 पे ले गए, 78 पे ले गए। 2001 में पहली बार हमला हुआ है संसद के संसद के ऊपर, पहली बार 94 पहले भाई 2001 पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सांसद, तमाम कार्यकर्ता, 1000 करोड़ रुपए संसद के भवन पे लग गया था। सबसे चौकस बता रहे थे सुरक्षा व्यवस्था है, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 4 लोगों ने पर मार दिया, कूद गया, तो भाई कौन पूछेगा आपसे सवाल इस समय? इस समय पूछेंगे ना। सारी सिक्योरिटी, सारी इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी के तमाम सीसीटीवी, 94 तो सीसीटीवी भी नहीं थे, तो आप उस समय क्या कर रहे थे? यानी कि क्यों कर दिया आपने, माफ क्यों कर दिया भाई? समझा रहा हूं, जब 2 या 3 रुपए का डीजल पेट्रोल होता था तो प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तांगा लेकर के चले आते थे, तो क्या प्रधानमंत्री दोबारा तांगा लेकर के आएंगे 100 के ऊपर तो है? इसी बात कार्तिकेय जी 2-3 रुपए का याद है आपने भराया कभी? बैठ जा रहे 50 साल पहले ये हुआ था, फिर ये हो गया था। योगेश भाई आपने कभी भराया 2-3 रुपए का तो बताइए भाई। कांधार में हवाई हाईजैक अपना जब हवाई जहाज हाईजैक हुआ था तो आतंकवादियों को आप ही छोड़ करके आए थे। ये कौन सा उदाहरण तुम होता है? 2023 में कोई युवा अंदर घुस गए हैं, उनकी जो भी समस्या रही हो,
उसके बाद हमने क्या बोला कि आप प्रथम दृष्टिया में आपको सिक्योरिटी वालों को तो लैप्स दिख गया, जिस आदमी ने अपना साइन करके उनको पास दे करके पहुंचाया उस पर आप चुप हो जाते हैं भाई सारे बचाने के लिए। और योगेश जी हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पिछले 5 साल से पुलवामा की जांच करा रहे हैं, नहीं कुछ कर पाए। पिछले 1.5 साल से किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, बिल के बारे में बात कर रहे हैं, एमएसपी के बारे में बात कर रहे हैं, एक शब्द इनके मुंह से दोबारा नहीं निकलता है। ठीक उसी तरीके से ये इस जांच को भी इसी तरीके से गुमराह कर देंगे, बाद में किसी को भी बलि का बकरा बना करके भुला देंगे देश की जनता को। पता होना चाहिए इन्हीं पहलवानों के लिए बेटी का शब्द इस्तेमाल करने वाले आज लोग चुप हो जाते हैं, बड़ी बड़ी सुरक्षा की बात करने वाले आज चुप हो जाते हैं। कल राजौरी में 4 जवान शहीद हो गए, ये चुप हो जाते हैं। पिछले 2 सालों में 35 जवान जम्मू कश्मीर के शहीद हो गए, ये चुप हो जाते हैं। तो इस तरीके से बचने का नहीं होता है। और आपने पूछा था कि लड़ाई कब तक जाएगी, जब तक हमारे आपकी सांसों की तब तक जाएगी, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए 38% लेके पूरे देश को नहीं दिखा रहे, 62% लोग इनके खिलाफ है और इनकी इन्हीं बातों के खिलाफ में जिस तरीके से बरगलाना शुरू करते हैं। अगर इनको देश की इतनी चिंता थी कि संसद में समय व्यस्त हो रहा है, तो भाई जवाब ले लीजिए, कार्तिकेय भाई जवाब ले लीजिए, कार्तिकेय भाई जवाब ले लीजिए। 70% वोट पड़ा और 62% आपके साथ है, तो 8% हमको मिला, जबकि हमको कितना वोट मिला था, 37% से ऊपर मिला था, वो सब लोग जान रहे हैं। इसके लिए नहीं तो आपको आपने जो है 2 चुनाव में जनता ने आप लोगों को लोकसभा में नेता लायक नहीं छोड़ा। हम लोगों की मर्जी पर खड़गे साहब और अधीर रंजन जी नेता बने हुए हैं आज, नहीं तो नेता लायक नहीं है। दूसरी बात, सैफुद्दीन सोच साहब को जानते हैं ना, आप ही के पार्टी के नेता हैं सैफुद्दीन सोच, उनकी बेटी अगवा हुई थी, कितने आतंकियों को आप लोगों ने छोड़ा। गुलाम नबी आजाद जी आप ही के दल के नेता थे, आज अलग हुए हैं, उनका साला अगवा हुआ था, कितने लोगों को आप लोगों ने छोड़ा, इनका भी हिसाब रखिए। और किसानों के आंदोलन में आप लोगों ने ले जाकर सैकड़ों लोगों को शहीद करा दिया, बूढ़े बच्चों को बलात्कार करा दिया, वहां ले जाकर जलवा कर मार दिया, आप लोगों ने हत्या करा दी। उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, इसलिए हम वापस लेते हैं। वो नहीं चाहते थे कि आप लोग ले आकर हत्या कराएं, आतंकवादी घटनाएं कराएं। तीसरी बात ये पहलवान कार्तिकेय जी, मान लिया जाए, कार्तिकेय जी ये मान लिया जाए, कम से कम जवाब दीजिएगा, ये मान लिया जाए कि 2024 लोकसभा की जो लकीर है वो शीतकालीन सत्र से खींच दी गई है और अब इसी लकीर को आगे बढ़ाया जाएगा। 2000 देखिए किसी भी 24 का चुनाव की लकीर तो 2019 से खिंच जाती है। तो विपक्ष में होने के बाद हमारा काम होता है कि हम लोगों की जो बातें उनको लेकर के चले हैं। तो लगातार हर मुद्दे पे ये फेल हो रहे हैं, हर मुद्दे पे फेल हो रहे हैं। इनकी बस लच्छेदार बातों से और कुछ चुनिंदा इनके न्यूज वाले, मीडिया वाले, जिसके आधार पर ये बच रहे हैं। और इसी तरीके से संसद को ना चलने देने की जो इनकी प्रक्रिया, जिसमें लगातार कामयाब हो जाते हैं, इसी तरीके से ये चीज में कामयाबी दिख रही है इनको। तो 2024 में तो बहुत कुछ हो गया ना, अब इन पे कुछ बचा थोड़ी ना। वहां पर 5 राज्यों के चुनाव की बात करें, 10 लाख वोट हमको इनसे ज्यादा मिल रखे हैं, तो स्पष्टता तो दिख रही है कि अभी जब चुनाव होगा ये खुद को सांत्वना देने के लिए अच्छा होता है, हार होती है और जीत होती है। कई दफा ऐसा होता है कि वोट परसेंटेज कम होता है, लेकिन पार्टियां जो है वो सत्ता पर काबिज हो जाती हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय के अभाव चलते चर्चा को हमें यहीं पे विराम देना पड़ रहा है। और लगातार अब जिस तरीके से सियासत छिड़ी हुई है, ये कहा जा रहा है कि 2024 को धार देने में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरह पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जनता के बीच में अपनी बात को कौन बेहतर तरीके से ले जा पाता है और जनता को बेहतर तरीके से समझा पाता है। और रही बात मान सम्मान की, तो जनता किसको सम्मान देगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज। नमस्कार।